नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वेब क्लासेस में। वेब क्लासेस लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12 बोर्ड फिजिक्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हम देखने वाले हैं एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, जिसके तहत हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो सबसे पहले हेडिंग को समझना जरूरी है। तो हेडिंग हमारा क्या है? द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा या विषुवतीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका तीन नाम है दोस्तों। एक तो निरक्षीय रेखा हो जाता है, या विषुवतीय रेखा होता है, या अनुप्रस्थ स्थिति भी कहा जाता है इसे। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट on the equatorial line of an electric dipole। equatorial line means आप ये समझ सकते हैं, जो ये डाइपोल है, इस डाइपोल के लंबवत स्थिति ये डाइपोल हो गया। इसके लंबवत स्थिति में कोई पॉइंट पी ले लेंगे, तो ये लंबवत स्थिति में कोई पॉइंट पी ले लेना है। तो इस पी पॉइंट पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रही है। तो इसके लिए हमने पहले से बना रखा है, देखिए डायग्राम। एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। ए पर है माइनस क्यू चार्ज और बी पर प्लस क्यू चार्ज, और इनके ये मध्य बिंदु ओ हो जाएगा। अब इनके बीच की दूरी होता है 2l। तो मध्य बिंदु ओ है, तो यहाँ तक का डिस्टेंस l हो गया और यहाँ तक का डिस्टेंस l हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? उस पॉइंट से दूर जाता है, दूर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से है, देखिए E1 का डायरेक्शन इस तरफ लिया है, बाहर की तरफ। और उसी तरह जो माइनस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? उस पॉइंट से उस चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। उस पॉइंट, इस पी पॉइंट से उसकी तरफ जा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गया। इन दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है दोस्तों? 90 का एंगल बन रहा है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को जाएगा? इधर को जाएगा। तो उससे पहले हमें क्या करना है? जो E1 और E2 है, इसको हमें घटकों के रूप में वियोजित करना है। क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमें इसको रिजॉल्व करना है, E1 और E2 को। क्योंकि E1 और E2 वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि सदिश राशि होता है। तो हमें अगर जैसे E1 देखिए, E1 इधर को है और ये जो एंगल है ये थीटा है। तो ये देखिए ध्यान से, ये रेखा बना दी हमने, तो ये जेड बन रहा है ना, जेड। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये लाइन यहाँ पे थीटा बना रहा है। तो जस्ट यही लाइन देखिए, यही रेखा तो हुआ समांतर रेखा, इस रेखा के समांतर है ये दोनों, ये और ये समांतर है। तो ये एंगल जब थीटा होगा तो यही लाइन है, देखिए यही लाइन वहां पर भी क्या बनाएगा? थीटा एंगल बनाएगा। तो ये एंगल भी थीटा हो गया, ये एंगल भी थीटा हो गया। अब जो E1 है, E1 E1 इस लाइन के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो E1 का जो ये वाला घटक हुआ, ये वाला घटक मतलब क्षैतिज घटक। E1 का ये घटक है क्षैतिज घटक, और E1 इसी के साथ थीटा कोण बनाना है। थीटा के साथ वाला घटक कॉस थीटा होता है, और उसके लंबवत घटक साइन थीटा होता है। तो ये घटक हमारा हो गया E1 cos थीटा, और जस्ट इसके लंबवत घटक ये E1 cos थीटा हो गया, और जस्ट ऊपर वाला घटक इसका E1 sin थीटा हो गया। उसी तरह E2 देखिए, E2 का डायरेक्शन इधर है। E2 को भी हमें क्या करना है? घटकों के रूप में वियोजित करना है। तो ये E2 ये हो गया, इसका हो गया ये क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक ये E2 का भी क्षैतिज घटक के साथ कितना कोण बना? वो थीटा कोण बना। तो ये घटक भी क्या हो जाएगा? cos थीटा, यानी कि ये वाला घटक हमारा E2 cos थीटा हो गया, और ये वाला इसके जस्ट लंबवत जो घटक है वो हो गया E2 sin थीटा। अब बिंदु B से E तक का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? ये देखिए, ये ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें कौन सा पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ये देखिए ये हो गया R, ये डिस्टेंस हो गया L। तो रूट में ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रूट में R² प्लस L²। सेम टू सेम ये वाला डिस्टेंस भी वही है, R² प्लस L²। तो ये हमारा इस डायग्राम के बारे में लिख देना है। तो डायग्राम में देखिए हमने क्या क्या जो बनाया है वही लिख दिया। माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 12 है।
द्विध्रुव के मध्य बिंदु, देखिए आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति, निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब एक एक करके हम प्लस क्यू की वजह से देखते हैं, फिर माइनस क्यू की वजह से देखेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ये डिस्टेंस लिखने के लिए कहता हूं मैं, बीपी, बीपी का स्क्वायर। अब बीपी है कितना, बीपी जो कुछ भी हो आपको लिख देना 1/E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बीपी। देखिए क्या है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, देखिए रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या आपका, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, रूट है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन किधर है, बी से पी की ओर, बी से पी की और, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। उसी तरह माइनस क्यू आवेश की वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हमने E2 माना, माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड माना हमने E2 माना, E2 देखिए माइनस क्यू की तरफ है। E2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस लिया जाता है उस, जहां पे आपको निकालना है उस बिंदु से वहां उस आवेश तक की दूरी, ये दूरी क्या हो जाएगा, एपी, एपी का स्क्वायर। अब एपी है कितना, एपी क्या है, देखिए रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे इसको, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया। इसकी दिशा क्या है, पी से ए की ओर। अब इन दोनों के बीच देखिए एंगल बन रहा है कुछ 90 का, पी से ए की ओर, ये समीकरण हो गया आपका सेकेंड। अब E1 व E2 को घटकों के रूप में वियोजित करने पर, E1 व E2 को घटकों के रूप में वियोजित करने पर, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक निरस्त हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। देखिए E1 साइन थीटा ऊपर को और E2 साइन थीटा नीचे को, तो ये दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है और दोनों सेम है, इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल आप अगर दिखाना है तो इसको कैसे दिखाना है, तो ये इस टाइप से ऊर्ध्वाधर घटक निरस्त हो जाते हैं व 36 घटक, देखिए 36 घटक दोनों, E1 cos थीटा इधर को है, E2 cos थीटा भी इधर को है, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, निरस्त हो जाते हैं वह 36 घटक परस्पर जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता,
अतः कौन सा घटक है हमारा क्षैतिज घटक, परिणामी क्षैतिज घटक, परिणामी क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, ई बराबर दोनों उधर को है, E1 cos थीटा भी उधर को है और उसी दिशा में E2, तो दोनों को ऐड करेंगे। देखिए अगर ध्यान से आप देखें E1 की वैल्यू भी उतना ही आया जितना E2 की वैल्यू, तो इनका मैग्नीट्यूड बराबर है। E1 का जो मॉड है मैग्नीट्यूड, ये आपस में क्या है, बराबर है। E1 को, इसको E2 को E1 लिख सकते हो आप, तो E बराबर क्या आ जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। E1 cos थीटा, E1 cos थीटा क्या हो गया, 2E1 cos थीटा। अब E1 की वैल्यू रख देते हैं उठा के यहाँ से, समीकरण 1 से E1 की वैल्यू रखने पर, समीकरण 1 से E1 का मान रखने पर, प्रॉपर दोस्तों ऐसे ही लिखना आपको बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में प्रॉपर लिखा रहा हूँ एकदम। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 2, E1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इनटू में cos थीटा। अब cos थीटा क्या है, cos थीटा आप निकालोगे कहां से, तो cos थीटा आपको किसी भी एक ट्रायंगल में देख लेना है। तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो अगर हम नेक्स्ट लाइन में हम निकालेंगे तो cos थीटा की वैल्यू देख लेंगे, cos थीटा बराबर क्या है, cos थीटा निकाल कहां से रहे हो, त्रिभुज नामकरण कर दो, त्रिभुज पीओ बी में, तो पीओ बी इसमें cos थीटा क्या है, cos थीटा बराबर आधार, ये हो गया आधार बट्टे कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, आधार क्या है आपका L, आधार है L, तो L अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, E बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q हो गया, और cos थीटा की वैल्यू क्या है, Q अपॉन पहले लिखते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू क्या है, L अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी को थोड़ा सेपरेट करके लिखना है, तो E बराबर देखिए क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक हो गया। इसको Q, देखिए Q को ऐसे लिख दे पहले, फिर 2 इंटू एल, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अब ये क्या है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट का मतलब क्या होता है, पूरे की पावर 1/2, तो इस पूरे के पावर 1 है और इस पूरे की पावर 1/2 है, 1 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा, पूरे के पावर 3/2, तो ये जो पूरा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इस पूरे के पावर 3/2। अब देखिए ये जो L होता है ये बहुत ही छोटा होता है, कल ही कहा था मैंने, L is less than R, therefore L square is tends to 0, मतलब L स्क्वायर इतना छोटा हो जाएगा कि उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या हुआ फिर, और Q इंटू 12, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 12, जहां P क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया P, और यहां से L स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया, तो बचा क्या है, आर स्क्वायर, और इस पूरे की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की पावर 3। यह आ गया हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। एक चीज हम देख सकते हैं, जो अक्षीय स्थिति में आता था उसमें क्या आता था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R की, तो इसमें एक रिलेशन बन जा रहा है, क्या रिलेशन बन रहा है,
अगर आप निरक्षीय स्थिति में इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा अक्षीय स्थिति। तो एक रिलेशन बन जाएगा क्या, ई अक्षीय इज इक्वल टू, अगर आप 2 से गुणा करो किसका, किसमें, निरक्षीय वाले में, तो क्या मिल जाएगा आपको, अक्षीय स्थिति। तो एक रिलेशन आ गया कि अगर निरक्षीय स्थिति को 2 से गुणा करो या दुगुना, इसका मतलब जो अक्षीय अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आता है वो निरक्षीय स्थिति का दुगना होता है। तो ये रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये बोर्ड के लिए, या तो अक्षीय या निरक्षीय दोनों में से एक आता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।